हे गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ से हमने एस सी वर्मा को लास्ट अपने चैप्टर द फोर्सेस में छोड़ा था। तो देखिए क्या था, हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तक और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ईएम फोर्स। ओवर एंड अबव द ग्रेविटेशनल फोर्स द पार्टिकल्स में एक्सर्ट अपॉन ईच अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अलावा पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी एक्सर्ट कर सकते हैं। ठीक है। If two particles having charges q1 and q2 are at rest with respect to the observer, the force between them has a magnitude इतना। कितना है ये? F is equal to 1/4 pi epsilon नॉट, ठीक है, अपॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर दो पार्टिकल जिनके ऊपर चार्ज है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ही आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर दो चार्ज पार्टिकल जिनके ऊपर चार्जेस Q1 और Q2 हैं वो रेस्ट पे हैं, ठीक है, रेस्ट पे हैं। रेस्ट पे होने का सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, उनके बीच की डिस्टेंस एकदम फिक्स है, आर की आर ही बनी हुई है, ठीक है। विच इज़ एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, द फोर्स बिटवीन दैम, उनके बीच में जो फोर्स है उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा? इतना होगा जितना मैंने आपको बता दी। अब इसमें देखिए जो ई लिखा हुआ है, ई जैसा ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो है इसे हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू अब ये है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है आपको याद करने की कोई ऐसी ऐसी आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है। लेकिन इसके अलावा देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए, द क्वांटिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, और इसको मैं इंपॉर्टेंट बताने के लिए इसको मैं ब्लू से मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपको याद रखनी है वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, इसे हम टोटल एक कांस्टेंट के कहेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज कॉल्ड कूलम फोर्स, इसे हम कूलम फोर्स कहते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम कूलम फोर्स कहते हैं। एंड इट एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स, और ये कहाँ एक्ट करता है? अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग पार्टिकल, दोनों ही पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइन, उनके सेंटर को जोड़ने वाली लाइन को के अलॉन्ग एक्ट करता है। इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम नेचर, जैसे अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, द फोर्स इज रिपल्सिव, क्योंकि आप जानते हैं कि सेम चार्जेस या सेम साइन के जब चार्ज अगर एक दूसरे के पास आते हैं वो रिपेल करते हैं, और अपोजिट साइन के आते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज इट इज अट्रैक्टिव। It is this force which is responsible for attraction of small paper pieces when brought near recently used comb। तो ये वही फोर्स है जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर जब हम कॉम को यूज़ करते हैं, उसके बाद हम जब स्मॉल बिट्स के पेपर के पास ले जाते हैं, तो आपने भी किया होगा, या स्केल वगैरह उसको ले जाते हैं तो वो स्टिक कर जाते हैं, अपने आप उस पर चिपक जाते हैं, तो उसके लिए यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इज कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड कंटेन्स टर्म्स अदर देन द कूलम फोर्स। लेकिन यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन देखिए फिर भी ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये तो स्टिल चार्ज पार्टिकल्स हैं, रुके हुए चार्ज पार्टिकल हैं, अगर इन्हीं को हम चला दें, ठीक है, एक दूसरे ये मोशन में आ जाएं, तो उनके बीच अगर हम निकालेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और ये ऐसा नहीं होगा जैसा आपको दिख रहा है, कूलम फोर्स जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑर्डिनरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो ऑर्डिनरी मैटर होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। ईच इलेक्ट्रॉन हैज इतना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड ऑफ नेगेटिव चार्ज का, एंड ईच प्रोटॉन हैज़ एन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन का भी आप जानते हैं चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होकर के ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इन एटम्स द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम ड्यू टू द प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाउंड होते हैं न्यूक्लियाई के अराउंड, किसके वजह से? प्रोटॉन्स की वजह से, ठीक है। और प्रोटॉन्स की वजह से कैसे? क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन अपोजिट चार्ज के होते हैं, तो वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ज़रिए। चलिए, the atoms combine to form molecules
ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज के कारण, ठीक है। तभी एटम जो है मॉलिक्यूल बनते हैं। एक दूसरे से स्टिक होने के लिए, एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए भी यही फोर्स काम में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ऐसा इसलिए क्योंकि एक न्यूक्लियाई जो होती है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है, आप जानते हैं, वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, और सेकेंड न्यूक्लियाई फर्स्ट वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है। और ऐसा देखा गया है ये फोर्स जो है, ये जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं दोनों एटम्स के, जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के जो रिपल्जन उन दोनों के कारण होता है उससे ज़्यादा होती है, और इस कारण ये दोनों कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अ लॉट ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमेना रिजल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। और इसी तरह से बहुत सारे एटॉमिक एटम के अंदर और मॉलिक्यूलर फिनोमेना मॉलिक्यूल्स के अंदर के फॉर्मेशन के कारण फॉर्मेशन वगैरह के जो फिनोमेना होते हैं वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कारण होते हैं। बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, चार्ज मीजॉन्स कोई ऐसी चीज़, स्पेशल चीज़ नहीं है, आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मीजॉन्स भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमिना, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस शो अप इन मैनी फॉर्म्स। ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिनोमिना के अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं ये और भी कई फॉर्म्स में आपके सामने आते हैं। कैसे आते हैं वो हम आगे देखेंगे। देखिए, डेली एक्सपीरियंस, सम ऑफ द एग्जांपल्स हैविंग प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस गिवन बिलो। चलिए, पहला होता है फोर्सेस बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। व्हेन वी पुट टू बॉडीज इन कांटेक्ट, देखिए जब दो सरफेस कांटेक्ट में होता है उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं। व्हेन वी पुट टू बॉडीज इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, जब हम दो बॉडीज, दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, द एटम्स ऑफ द टू सरफेसेस कम क्लोज टू ईच अदर। एक दूसरे के एटम जो होते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के, वो एक दूसरे के पास आते हैं। द चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम्स of the two bodies exert great forces on each other and a measurable force result out of it। और देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक ये टेबल है और इसके ऊपर ये बुक रखी है, तो यहाँ पे ये बुक रखी है और यहाँ पे जो होंगे, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, यहाँ पे जो वो होंगे एटम्स वगैरह होंगे, और यहाँ पे जो एटम्स वगैरह होंगे ये एक दूसरे को रिपेल करके, एक दूसरे को बहुत ताकत से स्ट्रांगली रिपेल करके, रिपल्जन की फोर्स क्रिएट करके हवा में तो नहीं उठाएंगे, अभी आपको लग रहा होगा हवा में, लेकिन ये मतलब बुक इसलिए आप टेबल पे बुक को रखते हैं तो वो बुक धंस नहीं जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा होता है और एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं ये दोनों सरफेसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटम। सो द टू बॉडीज एक्सर्ट ग्रेट फोर्सेज ऑन ईच अदर एंड अ मेजरेबल फोर्स रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। और बहुत ज़्यादा मेजरेबल फोर्स जो है ये इससे पैदा हो जाता है। वी से दैट द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट एक्सर्ट फोर्सेज ऑन ईच अदर। और हम कहते हैं इसको कि दो बॉडीज जो कॉन्टैक्ट में हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, एक्सर्ट कर रही हैं फोर्स। व्हेन यू प्लेस अ बुक ऑन अ टेबल, जब कोई आप, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया कि जब बुक को टेबल पर रखते हैं, द टेबल एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बुक टू होल्ड इट। जो टेबल होता है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। दिस फोर्स कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बुक एंड ऑफ टेबल। इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने या एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, कि यहाँ पे इतने कॉमन फिनोमेना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ सकता है, लेकिन ऐसा होता है और यही ट्रुथ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिगर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप फिगर यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं, सॉरी पेन ले लेता हूँ मैं, ये फिगर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। जनरली द फोर्सेज बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट आर अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल। जनरली ऐसा ही होता है कि जो दो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहे होते हैं, फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्सेस का इंटरेक्शन हो रहा होता है वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है। जैसे यहाँ पे बुक और ये दोनों जो हैं, इसका जो कॉमन नॉर्मल है वो या इसके अलॉन्ग और ये इसके अलॉन्ग सारे इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। जनरली ऐसा देखा जाता है। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इज दैट ऑफ द पुश और रिपल्जन। और ये पुश और रिपल्जन का फोर्स होता है। दस द टेबल पुशेज द बुक अवे फ्रॉम
इट एंड द बुक पुशेस द टेबल डाउनवर्ड अगेन अवे फ्रॉम इट। ठीक है, तो दोनों ही फोर्स जो हैं किस तरह के हैं, रिपल्जन के फोर्सेज हैं। However, the forces between two bodies in contact may have a component parallel to the surface। अभी तो हमने देखा कि जब कोई चीज़ अपने टेबल पे रख दी तो उसका एक कंपोनेंट आ रहा है, पर मतलब पहला एक कंपोनेंट आ रहा है नॉर्मल कंपोनेंट जो सीधे परपेंडिकुलर है। बुक आपने टेबल में रखी, इवन अपने पेंसिल टेबल पर रखी, या अपना हाथ भी टेबल पे आप रख रहे हैं। हाथ तो चलिए खैर लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन जैसे आपने वाटर बॉटल टेबल पर रखी तो वाटर के जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके एक परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और दूसरा एक जो टेबल है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो वो दोनों सेम होगा, उसी को हम कॉमन नॉर्मल कहते हैं। और सेकेंड चीज़, वो जो फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, यानी कि जो फोर्स टेबल वाटर बॉटल पे लगा रहा होगा, वाटर बॉटल टेबल पे लगा रहा होगा, वो उसी कॉमन नॉर्मल के ही अलॉन्ग फोर्सेज आएंगे और उसके एक दूसरे को पुश करने वाले फोर्सेज होंगे। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कई बार जब दो बॉडीज़ आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, देखिए दो ही बॉडीज़ की बात कर रहे होते हैं, तो दो ही तरह के फोर्सेज इस तरह के आ सकते हैं। एक तो ये रिपल्जन वाला फोर्स, पुश वाला फोर्स। सेकेंड देखिए, हाउएवर द फोर्सेज बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट में हैव अ कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस। लेकिन जब दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में होती हैं तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा होता है उनका एक कोई पैरेलल कंपोनेंट भी हो सकता है। दिस कंपोनेंट इज नोन एज फ्रिक्शन, और इसी कंपोनेंट को पैरेलल कंपोनेंट को ही हम फ्रिक्शन कहते हैं। वी एज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शनलेस सरफेस विच कैन एक्सर्ट फोर्सेज ओनली अलॉन्ग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू देम। तो हम क्या देखते हैं, हम अज्यूम करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, और हम अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में या अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम अज्यूम करते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेसेस को, जो एग्जर्ट करती हैं फोर्स केवल अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और उनका कोई पैरेलल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन नहीं पढ़ेंगे, आगे हमारा पूरा एक चैप्टर है फ्रिक्शन। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा हमको दिखेगा कि हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट द फ्लोर बी अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, उसके बाद हम उसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और ये आपको एनएलएम में बहुत चीज़ें बात क्लियर हो जाएंगी। द बॉडीज विथ स्मूथ सर्फेसेस कैन एक्सर्ट ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू द सरफेस। जिन बॉडीज़ पे स्मूथ सरफेस होती है, जिन बॉडी की स्मूथ सरफेस होती है, वो एग्जर्ट करती हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द सरफेस। अपने सरफेस के पैरेलल, यानी फ्रिक्शन वाला जो फोर्स होता है उनका बहुत कम होता है, एंड हेंस आर क्लोज टू फ्रिक्शनलेस सरफेस, और इसीलिए वो फ्रिक्शनलेस सरफेस के बहुत क्लोज होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक रफ सरफेस है, रोड वगैरह की सरफेस है, और एक टाइल वाली सरफेस है, तो किस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, आपको स्लिप करने के चांसेस ज़्यादा एक टाइल वाली सरफेस पे होंगे रैदर देन कि एक रोड की सरफेस पे आप स्लिप करेंगे। ठीक है, दस इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टे ऑन अ स्मूथ मेटेलिक लैम्प पोस्ट बिकॉज इट कैन नॉट एक्सर्ट एनफ वर्टिकल फोर्स एंड सो इट विल नॉट होल्ड यू देयर। मान लीजिए आप लोग जा रहे हैं, आपके दोस्त ने आपसे बेट लगा ली कि चलो तुम इस अगर लैम्प पोस्ट में चढ़ जाओगे मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूंगा। तो चलो तुमने भी कहा कि चलो हाँ चलो ठीक है, मैं तो चढ़ के दिखाता हूँ। लेकिन आप जब चढ़ने गए तो वहाँ पे आपने देखा कि एकदम मेटल का बना हुआ स्मूथ है, तो क्या होगा, आप चढ़ देंगे, थोड़ा सा चढ़ेंगे, फिर आप स्लिप करके नीचे आ जाएंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर स्लिप करके नीचे आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली आप उसमें चढ़ नहीं पाएंगे। तो यही चीज़ ने बोली है कि दस इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टे ऑन अ स्मूथ मेटेलिक लैम्प पोस्ट बट बिकॉज इट कैन नॉट एक्सर्ट एनफ वर्टिकल फोर्स सो इट विल नॉट होल्ड यू देयर। इसलिए आपको वहाँ पे वो होल्ड नहीं कर पाएगा, इतना वर्टिकल फोर्स वो आपको दे ही नहीं पा रहा है, इतना फ्रिक्शन आपको अपने दे ही नहीं आ पा रहा है अपने पैरेलल कंपोनेंट से, अपने फोर्स के पैरेलल कंपोनेंट से उतना फ्रिक्शन आपको दे नहीं पा रहा है। फिर अपने अपने दोस्त से कहा कि चलो छोड़ो, लैम्प पोस्ट पे तो नहीं चढ़ पा रहा हूँ मैं, तो तुमने कहा कि चलो ठीक है मुझे 50 रुपये देना, मैं उस पेड़ पर चढ़ जाऊँगा। ठीक है, तो आप गए भाग के और पेड़ पे झटाक से चढ़ गए, उसके 50 रुपये का नुकसान भी हो गया। तो चलिए यही चीज़ नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई है, द सेम इज़ नॉट ट्रू इफ़ यू ट्राई टू स्टे ऑन अ ट्रंक ऑफ ट्री विच इज़ क्वाइट रफ। तो जो ट्रंक ऑफ ट्री है वो काफ़ी रफ होता है, बहुत आसानी से उस पर चढ़ा जा सकता है, तो इसलिए ये चीज़ उस पर ट्रू नहीं है। वी शैल ऑफन यूज़ द वर्ड स्मूथ टू मीन फ्रिक्शनलेस, और हम बहुत जगह पे या 90% टाइम आपको यही मिलेगा कि अगर आपको कहीं लिखा है कि अज्यूम द सर्फेस इज स्मूथ, अज्यूम द टेबल इज स्मूथ, तो आपको मानना है कि वो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आपको समझ में आ जाएगा। द कॉन्टैक्ट फोर्सेज ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं, जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है किसी भी तरह से दो बॉडी का, जैसे आपने बुक टेबल पर रखी तो वो कहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, आप लैम्प पोस्ट में चढ़ रहे हैं तो कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, तो वो सारी न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे कर रहे हैं।
Thus the book in figure 4.2 exert downward force F on the table to press it down। जो हम 4.2 एग्जाम्पल हमने देखा था, 4.2 अगर आपको मैं दिखाऊं, देखिए ये है 4.2, ठीक है। यहाँ पे एक बुक रखी है और यहाँ पे टेबल रखी हुई है। चलिए बैक टू द जूम, ठीक है, जूम मीटिंग नहीं, जूम पे जा रहे हैं हम, जूम करके। चलिए, तो यहाँ पे जो है जो फिगर 4.2 में हमने जो बुक ली थी वो डाउनवर्ड फोर्स कर रही है, exert a downward force F on the table to press it down and the table exerts an equal upward force F on the book to hold it there। तो क्या हो रहा है, बुक जो है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है F, और जो टेबल है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है F उस बुक के ऊपर। तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं दोनों। ये चीज़ हमने पहले भी देख रखी है, न्यूटन्स थर्ड लॉ जब हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। वेन यू स्टे ऑन द ट्रंक ऑफ ट्री, जब आप ट्रंक ऑफ ट्री पर चढ़े हुए होते हैं तो इट exerts अ फ्रिक्शनल अपवर्ड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बिकॉज इट इज पैरेलल टू द सर्फेस ऑफ द ट्री। हमने देखा था कि अगर परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल फोर्स है, अगर पैरेलल है तो फ्रिक्शनल फोर्स है on you to hold you there, and you exert an equal friction force downward on force on the tree। तो आप क्या करते हैं, आप नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं ट्री के ऊपर, और ट्री आपके ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, और इसीलिए आप ऊपर चढ़ पाते हैं एक ट्री पर, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ की कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो है होते हैं वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को किस तरह से ओबे करते हैं, कि अगर एक तरफ से फोर्स लग रहा है तो दूसरी तरफ से भी फोर्स लगेगा ही लगेगा। इसके बाद देखिए सेकंड जो इंसिडेंट हम देखने जा रहे हैं, सेकंड एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं, टेंशन इन अ स्ट्रिंग और अ रोप। एक स्ट्रिंग या रोप में टेंशन इन अ टग ऑफ वार। टग ऑफ वार यानी कि जो खींचने वाला गेम होता है, एक तरफ से दोनों टीम खड़ी होती हैं और जो एक दूसरे सामने वाली टीम को खींच करके मिडल लाइन से आगे ले आता है वो जीत जाता है, जो टीम कैसा कर लेती है तो उसे हम टग ऑफ वार कहते हैं। टू पर्सन्स होल्ड द टू एंड्स ऑफ द रोप एंड ट्राई टू पुल द रोप ऑन इट्स रिस्पेक्टिव साइड। तो यही टू पर्सन्स, हाँ, दो लोगों के बीच में हो सकता है, दो टीमों के बीच में भी हो सकता है। तो वो दोनों क्या करते हैं, रस्सी को पकड़ करके अपनी तरफ खींचने के ट्राई करते हैं। द रोप बिकम्स टाइट एंड इट्स लेंथ इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। जो रोप है वो टाइट हो जाती है एकदम, और इसकी लेंथ भी होती है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। इन मैनी सिचुएशन द इंक्रीज इज़ वेरी स्मॉल। बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो इंक्रीज आती है बहुत छोटी होती है और अनडिटेक्टेड सी रह जाती है। सच अ स्ट्रेस्ड रोप इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ टेंशन। और इस तरह की स्ट्रेस्ड रोप को क्या कहते हैं कि ये एक टेंशन की स्टेट में है, उस पर टेंशन आ गया है, ठीक है, टेंशन का फोर्स लग गया है उसमें। सिमिलरली इफ़ अ हैवी ब्लॉक हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग बाय अ स्ट्रिंग। इसी की तरह अगर एक हैवी ब्लॉक, भारी सी कोई ब्लॉक या कोई ऐसा आयरन का कोई ब्लॉक वगैरह होता है नहीं, क्यूब्स वगैरह, उसको अगर आपने लटका दिया है सीलिंग से यानी छत से, अब एक स्ट्रिंग के ज़रिए, द स्ट्रिंग इज इन द स्टेट ऑफ टेंशन। तो स्ट्रिंग क्या है, टेंशन की स्टेट में आ जाती है। The electrons and protons of the string near the lower end exert forces on the electrons and protons of the block, and the resultant of these forces is the force exerted by the string on the block। तो जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं जो स्ट्रिंग के लोअर एंड पे हैं, नियर द लोअर एंड ऑफ exert forces on electron and proton of the block and the resultant of these forces is the force exerted by the string on the block। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी लाइन है, चलिए इसको ब्लू में मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो स्ट्रिंग के होते हैं, और वो भी खास करके उसके लोअर एंड के, जो नीचे के, जहाँ से वो अटैच किए जाते हैं, जहाँ आप बांधते हैं उस ब्लॉक को और स्ट्रिंग को, वो एग्जर्ट करते हैं आपस में फोर्स, ठीक है, फोर्स एग्जर्ट करते हैं। और किसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ये इंटरेक्शन हो रहा है ब्लॉक और स्ट्रिंग के बीच में, और इनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। और यही इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वही रिजल्टेंट फोर्स लग जाता है ब्लॉक पे। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, बहुत छोटी सी स्केल में हो रहा है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इंटरेक्शन हो रहा है, बहुत छोटी सी लेवल पे हो रहा है ये। और हमको लगता है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है और यही ट्रुथ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत
जहाँ पे वो बंधे होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं और तभी वो टेंशन की स्टेट में आए रहते हैं। ठीक है, इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस विच सपोर्ट्स द ब्लॉक एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्लीडिंग। और इन्हीं का रिजल्टेंट जो है ये सपोर्ट करता है ब्लॉक को और उसको गिरने से रोक करके रखा रहता है। अ स्ट्रिंग और रोप अंडर टेंशन एक्सर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ऑन द बॉडीज अटैच एट द टू एंड टू पुल देम। तो क्या होती है, एक रोप अगर टेंशन में है या स्ट्रिंग कोई टेंशन में है, ठीक है, तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाती है दोनों ही एंड पे, दोनों ही एंड पे अंदर की तरफ फोर्स लगाती है, खींचने वाला फोर्स लगाती है, क्योंकि वो खुद भी स्ट्रेस्ड हो चुकी होती है उस वक्त। और जो उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो खींच रहे होते हैं एक दूसरे को अपने आप को बांध करके रखने के लिए। और इसके कारण क्या होता है, वो जो भी इसके एंड्स में बंधा होता है उसको एक अंदर की तरफ यानी रोप की तरफ फील होता है एक फोर्स का। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये रस्सी है, अभी ये अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है, अभी मैंने इसको खींच दिया, ये एकदम सीधी हो गई। अब वो क्या हुआ, ये इधर से एक आदमी मान लीजिए कोई यहाँ पे इसको कोई खींच रहा है, ठीक है, ये इधर से कोई इसको खींच रहा है, कोई आदमी इसको इधर से खींच रहा है, ठीक है, हाथ मैंने बनाए वैसे आपको समझ में तो आ नहीं रहे होंगे लेकिन चलिए, ठीक है, कोई इसको खींच रहा है, तो रस्सी क्या करेगी, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लगेगा और ये दोनों ही फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचेंगे और इसको भी अंदर की तरफ खींचेंगे। कहने का मतलब इस पर भी फोर्स इनवर्ड लगेगा और इस पर भी फोर्स इनवर्ड लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन की वजह से। चलिए, फोर्सेस ड्यू टू अ स्प्रिंग, स्प्रिंग के कारण फोर्सेस। सबसे पहले स्प्रिंग क्या होती है, व्हेन अ मेटेलिक वायर इज कॉइल्ड, जब एक मेटेलिक वायर को कॉइल कर दिया जाता है, इट बिकम्स अ स्प्रिंग, वो एक स्प्रिंग बन जाती है। द स्ट्रेट लाइन कॉइल, और आप समझ रहे होंगे स्प्रिंग को मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, स्प्रिंग ऐसे करके होती है, ठीक है, और आपने देखा भी होगा और शायद बचपन में खेला भी हो स्प्रिंग से, तो और वो खिंचती भी है और कंप्रेस भी हो जाती है कई केसेस में, तो इसे हम स्प्रिंग कहते हैं। द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कॉल्ड इट्स लेंथ, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द स्प्रिंग इट्स कॉल्ड इट्स लेंथ। इफ स्प्रिंग इज प्लेस्ड, मैं अभी बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, इफ स्प्रिंग इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, इट्स लेंथ इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। अब देखिए दो चीज़ आपको समझ में आई, लेंथ और नेचुरल लेंथ। अगर कोई स्प्रिंग पड़ी हुई है यहाँ पे और मान लीजिए उससे फोर्स लग भी रहा है या नहीं भी लग रहा है पता नहीं, मान लीजिए इधर से फोर्स लग भी रहा है, इधर से भी फोर्स थोड़ा बहुत लग रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ठीक है, इस लेंथ को जो है हम कहेंगे इसका लेंथ। लेकिन जब अगर हमें इसकी नेचुरल लेंथ को मेजर करना है तो हमें इस पे सारी फोर्सेस हटाने पड़ेंगे और अब हम इसकी नेचुरल लेंथ को मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए अभी तक तो ये स्ट्रेच थी, अब ये स्ट्रेच नहीं रही तो अब इतनी सी रह गई है, ठीक है, अनस्ट्रेच, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी नेचुरल लेंथ होगी इस स्ट्रिंग की। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो देखिए ये दोनों लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। एवरी स्प्रिंग हैज़ इट्स ओन नेचुरल लेंथ, हर स्प्रिंग की अपनी खुद की एक नेचुरल लेंथ होती है। नेचुरल लेंथ यानी कि बिना अगर फोर्स लगा दे, इसका फोर्स सारे हटा दे उस पर, तो जो लेंथ रह जाएगी वो उसकी नेचुरल लेंथ हो जाएगी। द स्प्रिंग कैन बी स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ, और स्प्रिंग को क्या किया जा सकता है, स्ट्रेच किया जा सकता है ताकि इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए। एंड इट कैन बी कंप्रेस्ड टू डिक्रीज इट्स लेंथ, और उसको कंप्रेस भी किया जा सकता है ताकि उसकी लेंथ कम हो जाए। When a string is stretched, जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है, इट पुल्स द बॉडीज अटैच टू इट्स एंड, और जब उसको खींचा जाता है, स्ट्रेच को किया जाता है, तो वो क्या करती है अपनी बॉडीज जो कोई भी इसके एंड से अटैच होते हैं उसको अंदर की तरफ खींचती है। एंड व्हेन कंप्रेस्ड इट पुशेस द बॉडीज अटैच टू, तो बहुत नेचुरल कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है, इसको क्या मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब खींचते हैं तो अंदर की तरफ फोर्स लगाती है, जब दबाते हैं तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगाती है। इफ़ द एक्सटेंशन और द कंप्रेशन इज़ नॉट टू लार्ज, अगर एक्सटेंशन और कंप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन इट्स लेंथ। तो ये देखिए एक लॉ है, वो हम आगे पढ़ेंगे, चलिए मैं आपको अभी सस्पेंस नहीं ब्रेक करना चाहता हूँ, लेकिन वो आगे हम पढ़ेंगे, हुक्स लॉ कहते हैं चलिए उसको, ठीक है, तो वो यही लॉ है, लेकिन अब इसको आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से जब हमारे स्प्रिंग वगैरह का चैप्टर आएगा। तो इसमें यही चीज़ होती है कि जब उसमें एक्सटेंशन और कंप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो जो फोर्स एक्सर्टेड होता है वो स्प्रिंग के चेंज इन लेंथ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर दूँ पर्पल से कि आपको बहुत ढंग से याद रहे ये चीज़।
प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन लेंथ के, ठीक है। और यहाँ पे और भी ज़्यादा ध्यान देने की बात है यहाँ पे, चेंज इन लेंथ, प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ नहीं, चेंज इन लेंथ। तो कैसे होगा देखिए, 10, चलिए, thus if the spring has a length x and its natural length is x naught, the magnitude of the force exerted in by it will be इतना। देखिए कितना होगा, अगर स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो x नॉट है और अब उसकी लेंथ जो है खींचने के बाद x हो गई है, तो जो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लगेगा, F इजिकल टू के मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट, यानी कि डेल्टा एक्स, के डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा आप जानते हैं चेंज को बोलते हैं। इफ द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड द फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवार्ड्स इट्स सेंटर। अगर स्प्रिंग को एक्सटेंड किया जाए, खींचा जाए जो, तो जो फोर्स जो है वो अंदर की तरफ आ जाएगा। एंड इफ कंप्रेस इट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के विच इज़ द फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन और कंप्रेशन इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको मैंने अभी अपने के जो देखा, ये वाला जो के है, ये क्या है, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन और कंप्रेशन। पर यूनिट एक्सटेंड करेंगे या पर यूनिट कंप्रेस करेंगे तो कितना फोर्स लगेगा उसका मेजर है ये, और इसे हम कहते क्या हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। दिस फोर्स अगेंस्ट कम इनटू पिक्चर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन द एटम्स ऑफ द मटेरियल। तो ये भी जो है, ये फोर्स भी है। देखिए फिर से सारी ही फोर्सेस जो हैं किस वजह से आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से आ रहे हैं, जो कि मटेरियल के अंदर होते हैं, मटेरियल के एटम्स के अंदर प्रेजेंट है, एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। द माइक्रोस्कोपिक बॉडीज विच वी हैव टू जनरली डील आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मेज, कुर्सी, वाटर बॉटल, ठीक है, बैग वगैरह, ठीक है, ये सब यूजुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, ठीक है। Hence, two bodies not in contact do not exert appreciable electromagnetic forces। इसलिए आपके बीच में और आपकी पेंसिल के बीच में यूजुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि आप पे बहुत ज़्यादा चार्ज है, ना ही आपके पेंसिल पे चार्ज है। या बहुत अगर सिंपल एग्जांपल देखें तो एक कीबोर्ड और माउस बगल बगल रखे होते हैं कंप्यूटर के सेट में, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपकते नहीं हैं, क्योंकि उन दोनों पे ही चार्ज नहीं होता है। द फोर्सेज बिटवीन द चार्ज पार्टिकल ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड दैट ऑफ सेकेंड बॉडी हैव बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर, हैंस दे लार्जली कैंसल ईच अदर। तो जो चार्ज पार्टिकल्स के जो बीच में जो फोर्सेज होते हैं, द फोर्सेज बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द फर्स्ट बॉडी, चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड सेकेंड बॉडी हैव बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर एंड हैंस दे लार्जली कैंसल ईच अदर। कहने का मतलब, जब दो न्यूट्रल बॉडीज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जो कीबोर्ड और माउस का, तो मान लीजिए कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं उसी के करस्पॉन्डिंग, और एक माउस के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। तो जितना फोर्स, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जितना फोर्स एक के प्रोटॉन्स दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स पे लगाएंगे, उतना ही जितना अट्रैक्टिव फोर्स, उतना ही रिपल्सिव फोर्स प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स मिला करके लगा देंगे। तो देखिए, पहले के प्रोटॉन्स और दूसरे के इलेक्ट्रॉन और दूसरे के प्रोटॉन और पहले के इलेक्ट्रॉन के बीच में तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, लेकिन दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स और दोनों के प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेज होगा। तो ये दोनों जब इंटरैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली हर केसेस में, जब न्यूट्रल बॉडीज़ हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जब बॉडीज़ न्यूट्रल हैं तो ये हमेशा ये फोर्स कैंसिल हो जाता है और अल्टीमेटली कोई फोर्स नहीं बचता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्जन, कुछ नहीं होता है। दिस इज़ नॉट द केस विथ ग्रेविटेशनल फोर्सेज। लेकिन आप जानते हैं, जो हमने पढ़ा लास्ट क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्सेज के बारे में, ऐसा नहीं होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ one body and those of the other body are all attractive and hence they add to give an appreciable gravitational force in many cases। तो क्या होता है, दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स में जो है, जब एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों में ही अट्रैक्टिव नेचर होता है और एक दूसरे को अच्छी खासा अट्रैक्ट करते हैं। अगर ऐसे खूब सारी बॉडीज़ मिल जाएं तो ये एडअप होकर बहुत अच्छा खासा ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर सकती हैं दूसरी बॉडीज़ के लिए। दस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, एंड 1 kg ब्लॉक
kept 100 meter above the earth's surface is about 9.8 Newton, whereas electromagnetic force between earth and this block is almost zero, even though both these bodies contains large number of चार्ज पार्टिकल। लेकिन क्योंकि दोनों ही अनचार्ज हैं, दोनों ही न्यूट्रल हैं, इसलिए दोनों में ही कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों में ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा खासा होगा। देखिए 9.8 बहुत ही अच्छी खासी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल एक हमारा छोटा सा है, तो उसको हम जल्दी से देख लेंगे। एग्जाम्पल 4.1, सपोज द एग्जैक्ट चार्ज न्यूट्रलिटी डज नॉट होल्ड इन द वर्ड एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ अ चार्ज 1% लेस एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ अ चार्ज 1% लेस इन मैग्नीट्यूड देन द प्रोटॉन। तो ये कहने का मतलब है कि जो एग्जैक्ट चार्ज न्यूट्रलिटी है, जितना इलेक्ट्रॉन में चार्ज उतना ही प्रोटॉन में चार्ज होल्ड ना करे, और जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज है वो 1% कम हो जाए मैग्नीट्यूड वाइज प्रोटॉन से, तो कैलकुलेट करना है कूलम फोर्स, जो कि दो ब्लॉक्स ऑफ आयरन के बीच में एक्ट कर रहा होगा, जो कि मास 1 kg के हैं बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन आयरन एटम इज 26, और ये सब हमको बता दिया है। तो देखो क्या करेंगे हम, जितने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जितने भी हम पहले निकाल लेंगे कितने हैं आयरन के एक 1 kg के मास में। देखिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं सीधे। ईच एटम ऑफ आयरन विल हैव नेट पॉजिटिव चार्ज। हर एटम जो है आयरन का, उस पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम हुआ है, प्रोटॉन पे तो कोई चेंज नहीं आया है। तो देखिए ईच एटम विल हैव नेट पॉजिटिव चार्ज 26 इंटू 0.001 इंटू इतना ऑन इट इन द एज्यूम्ड वर्ड। द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन 1 kg विल बी, देखिए 6 पॉइंट इतना इंटू ये। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे इन 1 kg। देखिए हम यहाँ पे हमको दिया हुआ है 58 kg आयरन में इतने एटम्स हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 kg में एटम्स निकालेंगे, उसके बाद इंटू 26 इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 26। इसके बाद हम करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी 21 क्यों लिखा है मैं भी बताता हूँ आपको, ये ऊपर से ही आया है, तो मैं भी आपके यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही चीज़ कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये तो चार्ज होता है, ठीक है, 1 कूलम पे चार्ज होता है। और क्योंकि देखिए बाकी का तो सारा कैंसिल हो जाएगा, देखिए चार्ज जो है 1% लेस इन मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1% कम है प्रोटॉन पे, तो बाकी 99% तो वो कैंसिल कर देगा, लेकिन 1% रह जाएगा। और 1% रहने के कारण जो जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो 1% जो है उनका एक्स्ट्रा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हर एक एटम पे आ जाएगा। और हर एक एटम का मतलब यहाँ पे देखिए हर एक एटम पे आएगा, उस वजह से हम एक एटम पे निकाल लेंगे, और एक एटम पे निकालने के बाद हम एक मॉलिक्यूल पे निकाल लेंगे। मॉलिक्यूल कहें या एक एटम, यहाँ पे तो सेपरेट, अगर क्योंकि आयरन में एक ही सिंगल एटम होता है, तो एटम पे निकाल लेंगे और नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि कितने कूलम चार्ज हर एक आयरन के एक ब्लॉक में, ठीक है। हमें क्या करना है, 1 kg के 2 ब्लॉक के बीच जो है वो निकालना है, देखिए कूलम फोर्स निकालना है। तो कूलम फोर्स कितना हो जाएगा, Q1Q2 अपॉन R² हम लगा देंगे, तो 9 इंटू 10⁻⁹, और न्यूटन वो क्या वो आप देख लीजिएगा, यूनिट्स तो कुछ नहीं है, और बाकी इसका स्क्वायर अपॉन यहाँ पे इसका स्क्वायर और 1 मीटर का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻21 न्यूटन। और ये देखिए कितना बड़ा फोर्स है, तो वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे, ट्रेमेंडस फोर्स है ये। अगर ऐसा कहीं गलती से हो गया, हर चीज़ आपस में बहुत तेज़ी से पता नहीं क्या ही होने लगेगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाएंगी, और सारी लोहे वगैरह का जितने भी मेटल्स वगैरह होंगे सब आपस में स्टिक करने लगेंगे, और मे बी पता नहीं फिर क्या होगा, उसका कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन खैर हमारा ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, इतना तो पक्का है। नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस में चलिए शुरुआत करते हैं। 4.4 न्यूक्लियर फोर्सेस। ईच एटम कंटेन्स सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। हर एटम में जो है कुछ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके न्यूक्लियस में। जो न्यूक्लियस होता है ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ इतना, वेयर एज द एटम इटसेल्फ हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 10⁻⁻23। तो देखिए कितना छोटा होता है न्यूक्लियस एक एटम के कंपेरिजन में, ठीक है। इसके बाद देखिए दस द न्यूक्लियस ऑक्युपाइज ओनली 1 अपॉन, ये देखिए छुप गया है, मैं आपको बता देता हूँ, को यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए, चलिए ठीक है सही हो गया। चलिए ओनली 1/10⁻21 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम, येट इट कंटेन्स अबाउट 99.98% ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि देखिए कितना कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, लेकिन उसके बाद भी 99.98 जो है परसेंट मास जो है पूरे एटम का उसी न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है।
तो जो द एटॉमिक नेक्स्ट लाइन देखिए, द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ ए नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज अ स्टेबल पार्टिकल। तो जो एटॉमिक न्यूक्लियस है वो एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इज अ स्टेबल पार्टिकल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इतना सब होने के बाद भी, इतने ज़्यादा छोटे वॉल्यूम में इतना ज़्यादा मास होने के बाद भी, और बहुत कई कई प्रोटॉन्स होने के बाद भी, एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का स्टेबल होता है न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल, इफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड or from an helium atom, we get a bare nucleus of helium which is called alpha particle. The alpha particle is a stable object, and once created it can remain intact until it is not made to interact with other object. तो देखिए, कहने का मतलब है, इसका एग्जांपल हमको क्या दे रहा है कि अगर हम दोनों ही इलेक्ट्रॉन, एक हीलियम एटम के दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को हटा दें तो हमें क्या मिलेगा, एक बेयर न्यूक्लियस, एक खाली न्यूक्लियस मिलेगा, जिसमें क्या होंगे, दो प्रोटॉन होंगे, दो न्यूट्रॉन होंगे, और वो बहुत स्टेबल है, जिसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, और बहुत स्टेबल होता है जब वो क्रिएट होता है, और वैसा ही रहता है जब तक उसको कहीं इंटरैक्ट ना कराया जाए, कहीं लड़ाया ना जाए, किसी के साथ कोई इलेक्ट्रॉन के साथ कोई किसी भी प्रकार का कोई उसके साथ खेल ना किया जाए, तो वो वैसा का वैसा बना रहता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड अल्फा पार्टिकल कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। द प्रोटॉन्स विल रिपेल ईच अदर ड्यू टू द कूलम फोर्स एंड ट्राई टू ब्रेक द न्यूक्लियस। तो जो प्रोटॉन्स हैं, अब कूलम फोर्स के अकॉर्डिंग क्या है, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और कूलम फोर्स के अकॉर्डिंग वो ब्रेक करके न्यूक्लियस को आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन्स विल बी साइलेंट स्पेक्टेटर्स इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रामा। तो न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो साइलेंट स्पेक्टेटर्स होंगे, शांति से देखने वाले होंगे, क्योंकि खैर न्यूट्रॉन तो अनचार्ज पार्टिकल्स हैं, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। देन वाई डज द कूलम फोर्स फेल टू ब्रेक द न्यूक्लियस। तो फिर कूलम फोर्स के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस ब्रेक हो जाना चाहिए, तो वो ब्रेक होता क्यों नहीं है। ठीक है, कैन इट बी द ग्रेविटेशनल फोर्स विच कीप्स द न्यूक्लियस बाउंड। तो क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो न्यूक्लियस को रोक करके रखता है। All the protons and the neutrons will take part in this attraction, but if calculated the gravitational force, next आगे चलना पड़ेगा हमको। The gravitational force of attraction will turn out to be totally negligible as compared to the Coulomb repulsion. तो देखिए, negligible हो जाएगा, आप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि इतने छोटे पार्टिकल हैं, और डिस्टेंस तो कम है, लेकिन इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई मायने नहीं रह जाएगा इस केस में, और कूलम रिपल्जन बहुत ज़्यादा उस पर भारी पड़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस ब्रेकअप हो जाना चाहिए, उसका एकदम टूट टाट के अलग हो जाना चाहिए न्यूक्लियस को, लेकिन होता है नहीं होता, क्योंकि ये सब चीज़ तो इंटैक्ट है। इनफैक्ट अ थर्ड काइंड ऑफ फोर्स, लेकिन एक तीसरे तरह का फोर्स ऑल टुगेदर डिफरेंट, एकदम डिफरेंट, इन सभी फोर्सेज जो हम पढ़ चुके हैं इन सबसे डिफरेंट, एंड ओवर एंड अबव द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज इज ऑपरेटिंग हियर। और ग्रेविटेशनल फोर्सेज से भी ऊपर और अलग एक फोर्स है, वो यहाँ पे काम कर रहा है। दीज फोर्सेज आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेज, और इन फोर्सेज को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज, एंड आर एक्सर्टेड ओनली इफ द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और एग्जर्ट तभी होते हैं जब इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स क्या हों, प्रोटॉन्स हों या न्यूट्रॉन्स हों, या दोनों हों। ठीक है, समझ रहे होंगे कि कब काम करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स के बीच नहीं काम करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, ये तभी काम करते हैं जब इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स प्रोटॉन्स हों, न्यूट्रॉन्स हों, या दोनों ही हों। जैसे यहाँ पे हीलियम के केस में, अल्फा पार्टिकल के केस में दोनों ही थे, तो वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं। There are some more cases where these force operate, but we shall not deal with them. तो और भी बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ पे ये फोर्स ऑपरेट करता होगा, लेकिन हम उनको नहीं देखेंगे। These forces are largely attractive but are short range। तो देखिए, इंपॉर्टेंट बात है कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, सामने वाले को एकदम सोचिए, आप सोचिए कितना बड़ा, इतना ज़्यादा ओलंबिक रिपल्जन को ये लोग हैंडल कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत शॉर्ट रेंज होते हैं। द फोर्सेज आर मच वीकर देन कूलम फोर्स इफ द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मोर देन से 10 to the power minus 14 meter, but for smaller separation, that is 10 to the power 15 meter, the nuclear forces is much stronger than the Coulomb force, and being attractive it holds the nucleus stable। देखिए, एक ही यही जो मेन लाइन मैंने जो अंडरलाइन की है ब्लू से, इसमें पूरी बात क्लियर सामने से आती है
कि कैसे कैसे देखिए 10⁻, अगर -14 से ज़्यादा है तो ये काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर उससे कम है, और आप जानते हैं न्यूक्लियस में तो बहुत ही छोटा सेपरेशन होता है, तो वहाँ पे ये काम करते हैं। और यहाँ पे इसको पूरे न्यूक्लियस को बाइंड करके रखते हैं एक दूसरे से, और ये कहीं ज़्यादा इस लेवल पर कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कूलम्ब फोर्स के मुकाबले, और इस तरह से वो पूरे न्यूक्लियस को स्टेबली बाइंड करके रखे रहते हैं। बीइंग शॉर्ट रेंज दीज फोर्सेस कम इनटू पिक्चर ओनली इफ द चेंजेस विद इन द न्यूक्लियस आर डिस्कस। तो इसीलिए जब, क्योंकि शॉर्ट रेंज है तो फोर्सेस ये पिक्चर में तभी आते हैं जब चेंजेस किस तरह के डिस्कस किए जाएं। जब शॉर्ट रेंज बहुत ही न्यूक्लियस के अंदर वाले अगर चेंजेस को डिस्कस किए जाएंगे तब ये फोर्सेस सामने आएंगे, डे टू डे ऑब्जर्वेशन में सामने नहीं आएंगे। एज बेयर न्यूक्लियाई आर लेस फ्रीक्वेंटली encountered in daily life, one is generally unaware of these forces। और क्योंकि एक सिंगल न्यूक्लियाई, खाली न्यूक्लियाई हमको बहुत कम देखने को मिलता है डेली लाइफ में, इसलिए एक जनरल पर्सन अनअवेयर होता है इस तरह के फोर्सेस के बारे में। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बहुत जनरल और कॉमन फोर्सेस होते हैं। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर एनर्जी, फिशन, फ्यूजन एक्सेट्रा रिजल्ट फ्रॉम दीज फोर्सेज। और ये सब जो फिनोमेना है, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि फिशन और फ्यूजन, ये सब न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण ही आते हैं। अब हम चलते हैं अपने फाइनल चौथे टॉपिक की तरफ, जो कि हैं वीक फोर्सेस। येट अनदर काइंड ऑफ फोर्सेस इज एनकाउंटर्ड व्हेन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टेक प्लेस। और एक अलग काइंड का फोर्स भी मिलता है हमको देखने जब रिएक्शन, जहाँ पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में देखने को मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ऐसा कोई आपको याद करने के लिए तो आगे आएगा, लेकिन अभी भी आप याद करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। A neutron can change itself into a proton and simultaneously emit an electron and a particle called antineutrino. This is called beta negative decay। और लेकिन ऐसा आप मत सोचिए, देखिए नेक्स्ट लाइन जो लिखी हुई है कि never think, कभी भी ये बात नहीं सोचिए कि न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ए प्रोटॉन कैन ऑल्सो चेंज, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बोल रहा हूँ मैं, एक ऐसा मत सोचिए आप कि न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और एंटी न्यूट्रिनो से मिलके बना, बल्कि ये तो क्वार्क से मिलके बनते हैं। लेकिन अभी के, अगर हम अभी के डिस्कशन की बात करें तो ऐसा मत सोचिए कि न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो से मिलके बने हैं, बल्कि एक प्रोटॉन जो है, अभी हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे थे, अब हम प्रोटॉन की बात करें। प्रोटॉन कैन ऑल्सो चेंज इंटू अ न्यूट्रॉन एंड साइमल्टेनियसली एमिट अ पॉजिट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो। तो ऐसा प्रोटॉन भी कर सकता है, इस तरह के रिएक्शन यानी अपने आप को तोड़ लेने वाला काम प्रोटॉन भी कर सकता है। इसे हम कहते हैं बीटा पॉजिटिव डीके। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये फोर्स कहाँ आते हैं, कहाँ ऑपरेट करते हैं। द फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज और न्यूक्लियर फोर्सेज। तो जो फोर्स इस तरह की जगह में देखने को मिलते हैं वो फोर्स एकदम अलग हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेज से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या न्यूक्लियर फोर्सेज से। सच फोर्सेज आर कॉल्ड वीक फोर्सेज एंड द रेंज ऑफ वीक फोर्सेज इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। इनफैक्ट मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साइज से भी बहुत छोटा है। वी न्यूक्लियर फोर्स से प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक काम करता था, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी साइज से कहीं छोटा है। दस इट्स इफेक्ट इज एक्सपीरियंस इन साइड सच पार्टिकल्स ओनली। तो इसका देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनका इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, केवल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे पार्टिकल के अंदर, बाहर नहीं, अंदर। न्यूक्लियर फोर्स बाहर, वीक फोर्सेस इनके अंदर। ठीक है, फाइनली हम अपने टॉपिक के एंड में पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। स्कोप ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। द बिहेवियर ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ लीनियर साइजेस ग्रेटर देन 10⁻⁻6 आर एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिवली अ स्मॉल नंबर ऑफ वेरी सिंपल लॉज ऑफ नेचर। तो जो बिहेवियर होते हैं सारे बॉडीज़ के ऑफ लीनियर साइजेस, कंपेरेटिव साइजेस के, ग्रेटर देन 10⁻⁻6 मीटर are adequately described on the basis of relatively small number of simple laws of nature। तो जो ऑब्जेक्ट, जो बॉडीज़ 10⁻⁻6 मीटर से बड़ी होती हैं उनको बड़े आसानी से बहुत करेक्टली डिस्क्राइब किया जा सकता है, उनके मोशन को, फोर्स वगैरह को बहुत आसानी से डिस्क्राइब किया जा सकता है बहुत सिंपल लॉज के ज़रिए। और ये लॉज कौन कौन से होते हैं? दीज लॉज आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड द लॉरेंट्ज फोर्स।
इन सभी इन फोर्सेस, इन थ्योरीज कह सकते हैं या इन लॉस के ज़रिए ये सभी बहुत आसानी से डिस्क्राइब हो सकते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स बेस्ड ऑन दीज इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। और प्रिंसिपल्स जो फिजिक्स के हैं जो इन सभी एस्पेक्ट्स पे बेस्ड हैं या इन सभी लॉस पर बेस्ड हैं, इसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। द फॉर्मुलेशन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स is quite accurate for heavenly bodies like sun, the earth, the moon, etc., and is equally good for the behavior of grains of sand and the raindrops। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये जो फॉर्मुलेशन है क्लासिकल फिजिक्स का, ये बहुत एक्यूरेट है किसके लिए? हेवनली बॉडीज़ के लिए, मून सन अर्थ के लिए, जो मून सन अर्थ हेवनली बॉडीज़ हैं इनके लिए, या फिर ग्रेन्स ऑफ सैंड के लिए और रेन ड्रॉप्स तक के लिए। ये रेंज बताने के लिए किया जा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बता सकता है। हाउएवर, लेकिन इसके अलावा फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि बहुत छोटे होते हैं, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, मच स्मॉलर, देखिए लास्ट वर्ड हमने देखा यहाँ पे, हाउएवर फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मच smaller than 10 to the power -6 such as atoms, nuclei, etc. ठीक है, such as atoms, nuclei, etc. These rules do not work well। तो ये रूल्स उनके लिए बहुत अच्छे से काम नहीं करते हैं। द बिहेवियर ऑफ सच पार्टिकल्स इज गवर्न बाय क्वांटम फिजिक्स। और उनका जो बिहेवियर है, उनका जो वर्किंग पैटर्न है, वो किस तरह से गवर्न होता है या किसके बेसिस पे चलता है? क्वांटम फिजिक्स के बेसिस पे चलता है। इनफैक्ट एट सच शॉर्ट दिस डायमेंशंस द वेरी कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल्स ब्रेक डाउन। और इतने छोटे डायमेंशंस में जो वेरी कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल का जो कंसेप्ट है वही टूट जाता है कि पार्टिकल क्या है। ठीक है, द परसेप्शन ऑफ नेचर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एट दिस स्केल। और जो नेचर की जो परसेप्शन है, यानी नेचर को देखने का जो नज़रिया है, जो तरीका है, वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है इस स्केल पर। द वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटीज इन्वॉल्व। और जो क्लासिकल फिजिक्स की जो लिमिटेशन है वो यहाँ पे भी है कि जो जितनी वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है। द क्लासिकल फिजिक्स फॉर्मुलेटेड बाय न्यूटन हैज़ टू बी कंसिडरेबली चेंज्ड व्हेन वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू 3 to the into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड आर इन्वॉल्व। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के आसपास जब ऑब्जेक्ट जाते हैं, तो ये जो न्यूटन के द्वारा फॉर्मुलेटेड की गई क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये जो मैकेनिक्स है, हम लोग जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, ये भी वहाँ पे भी रुक जाती है, वहाँ पे भी इसकी लिमिटेशन है और वहाँ पे भी इसको ये पकड़ नहीं पाती है। दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये क्या है? ये स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, एंड इज़ द अपर लिमिट ऑफ द स्पीड विच द मटीरियल पार्टिकल कैन एवर रीच। और ये अपर लिमिट है, इससे ज़्यादा स्पीड कभी कोई मटीरियल पार्टिकल पहुँच नहीं सकता, इतना नहीं जा सकता कोई। नो मैटर हाउ ग्रेट और हाउ लॉन्ग यू अप्लाई अ फोर्स। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना लंबा या कितना बड़ा फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कितने देर तक आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यू कैन नेवर गेट अ पार्टिकल गोइंग विद द स्पीड ग्रेटर देन इतना। तो लाइट की स्पीड से कभी भी आप जानते होंगे, तो बहुत नॉर्मल की बात है कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं जा सकती है। द मैकेनिक्स ऑफ द पार्टिकल्स मूविंग विथ लार्ज वेलोसिटीज इज नोन एज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। जो मैकेनिक्स जो पार्टिकल की मैकेनिक्स है, जो इनके द्वारा मूव करती है विद लार्ज वेलोसिटीज, आर नोन एज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। यानी कि रिलेटिविटी से संबंध रखने वाली मैकेनिक्स। और एंड वॉज फॉर्मुलेटेड बाय आइंस्टाइन। और किसके द्वारा फॉर्मुलेट की गई थी? आइंस्टाइन के द्वारा 1905 में, 1905 में। ठीक है, 10 क्लासिकल फिजिक्स इज अ गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर। इसीलिए क्लासिकल फिजिक्स जो है बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन देती है नेचर का। इफ़ वी आर कंसर्न्ड विद द पार्टिकल्स ऑफ लीनियर साइज 10 to the power -6 मीटर एंड मूविंग विथ वेलोसिटीज इतना। यानी कि अगर बहुत छोटी स्केल पे हम ना देखें और 10 to the power -6 मीटर से बड़ी ऑब्जेक्ट को मेजर करें, या ऐसी वेलोसिटीज़ लें जो 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड से कम है, तो हमारी क्लासिकल फिजिक्स परफेक्ट है, हमें करेक्ट आंसर्स देगी, करेक्ट काम करेगी, उतनी लिमिटेशंस है उसकी। ठीक है, उसके आगे वो काम नहीं करती, उसके आगे वो ब्रेक डाउन हो जाती है। इन अ मेजर पार्ट ऑफ दिस बुक वी शैल वर्क विद इन दीज रेस्ट्रिक्शन। और बहुत
मेजर पार्ट जो है इस बुक का वो इसी रेस्ट्रिक्शंस पे बेस्ड है, इसी रेस्ट्रिक्शन के अंदर काम करेगा। एंड हेंस लर्न द टेक्निक्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, और इस तरह से हम क्लासिकल फिजिक्स की टेक्निक्स को सीखेंगे। द साइज रेस्ट्रिक्शंस ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड्स द एनी अप्रिशिएबल इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर और वीक फोर्सेज एंड वी नीड टू कंसिडर ओनली ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। और इसीलिए जो साइज रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो अपने आप ही एक्सक्लूड कर दे रहा है कोई इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज और वीक फोर्सेस का, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर और वीक फोर्सेस लगते हैं न्यूक्लियर स्केल पर या न्यूक्लियर से भी अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। लेकिन जब हम उतना छोटे पे जाएंगे ही नहीं, जब हमारी क्लासिकल फिजिक्स की रेंज ही वहाँ तक नहीं जाती है, तो सीधी सी बात है ये फोर्स हमको पूरी बुक में, जब तक हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तब तक हमको देखने को कहीं भी नहीं मिलेंगे। वी नीड टू कंसिडर ओनली ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। और हमें क्या करना पड़ेगा, केवल ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज को ही कंसिडर करके चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। वी माइट कंसिडर द सब अटोमिक पार्टिकल्स हियर बट शैल अज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज ओनली। और अगर हमें कहीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स दिखता भी है तो भी हम अज्यूम करेंगे कि ये केवल एक यहाँ पे केवल ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस या और दूसरा फोर्स है वीक फोर्सेस, वो सब काम नहीं कर रहे हैं। एंड दैट क्लासिकल फिजिक्स इज वैलिड फॉर दिस पार्टिकल। और हम ये मान के चलेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स जो है इन पार्टिकल्स के लिए भी वैलिड है। द रिजल्ट्स अराइव्ड by our analysis may only be approximately true, but we shall be applying the laws which are not correct in that domain। लेकिन ये मे भी हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे वो अप्रॉक्सीमेटली ट्रू होंगे, क्योंकि हम वो लॉज लगा रहे होंगे जो उस डोमेन में सही नहीं है। बट इवन दैट, लेकिन इसके बाद भी मे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। लेकिन उसके बाद भी वो काम करके भी हमें नेचर की अंडरस्टैंडिंग बेटर हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हमें और समझने के लिए फिजिक्स को और नेचर को। वी शैल ऑल्सो एज्यूम दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ, हम ये भी एज्यूम करेंगे कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है इज़ वैलिड फॉर द फोर्सेस विच वी शैल बी डीलिंग विथ। कि हम ये भी एज्यूम करेंगे कि न्यूटन के जो थर्ड लॉ हैं वो वैलिड है उन फोर्सेस के लिए भी, वैलिड फॉर द फोर्सेस विच वी शैल बी डीलिंग विथ। और हम ये भी एज्यूम करेंगे कि जिन फोर्सेस के साथ हम डील कर रहे हैं उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। इन द फाइनल चैप्टर्स वी शैल ब्रीफली डिस्कस क्वांटम फिजिक्स एंड सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज। और बुक के एंड में, यानी कि पार्ट 2 के एंड में, हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड जो हमें याद रखनी है। चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर द फोर्सेस, आज जहाँ पे एंड होता है। अच्छा लग रहा है कंटेंट तो लाइक करिएगा और कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई चीज़, कोई डाउट है, कोई समस्या आपको लगती है तो। और सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल, हमारा चैनल है वी असिस्ट यू कपूर। मिलता हूँ आपसे इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में।